हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, क्विक रिवीजन सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम हर एक सीरीज में, हर एक लेक्चर में आपको ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जहाँ से PPSC के एग्जाम में या CTPO के एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। ये वही कोर टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस अगेन बार बार रिपीट होते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी टॉपिक से, ये हम इसमें कवर करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम फोकस नहीं करेंगे, हम इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो जो कि आपके PPSC एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आज सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में, हम देखेंगे किसान सभा के बारे में, किसान सभा के बारे में एंड लेबर यूनियन के बारे में देखेंगे, जिससे ये दो टॉपिक जो ऐसे हैं, किसान सभा एंड मजदूर संघ, यहाँ से दोनों टॉपिक को मिला के आपसे 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको PPSC के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम किसान सभा के बारे में कुछ डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। 1918 में ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको लिखा रही हूँ, ये जस्ट समराइज्ड वे में मैं आपको लिखा रही हूँ। मैं सारी की सारी स्टोरी आपको यहाँ पर नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो 20 वीडियोस कवर किए हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 1918 में यूपी में किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? यूपी में किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? ये की थी इंद्र नारायण द्विवेदी ने, राइट। उसके बाद किसने की थी? ये की थी गौरी शंकर मिश्रा ने एंड सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मदन मोहन मालवीय ने। तो ये आपको याद रखना है कि 1918 में जो यूपी किसान सभा की एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी और किस ईयर में की गई थी? तो ये 1918 में की गई थी। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हम आते हैं 1920 में किसान सभा की स्थापना जो है वो अवध, ये सारे के सारे टाइमलाइंस आप याद रखेंगे। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। फिर हम थर्ड आते हैं, किसान सभा की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो ये की गई थी 1927 में। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बिहार के एग्जाम को देने जा रहे हैं एंड इस वक्त हुआ था बिहार किसान सभा का स्टैब्लिशमेंट, और ये किसके द्वारा हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ में हम आते हैं, तो ये 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कभी हुई थी? 1928 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी NG रंगा के द्वारा। तो ये 1928 तक हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं कि 1929 या उसके आगे किसान सभा की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1928 के बाद। 1928 को हमने देख लिया, ये क्या था? ये आंध्र प्रांतीय किसान सभा था जो कि NG रंगा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं 1936 में, ये क्या था? ये था अखिल भारतीय किसान सभा, राइट। अखिल भारतीय किसान सभा जो है, किसान कांग्रेस इसको पहले कहा जाता था, किसान कांग्रेस इसको पहले कहा जाता था। प्रथम सम्मेलन जो है इसका, फर्स्ट सम्मेलन जो है इसका, ये कहाँ हुआ था? ये आपको याद रखना है, ये हुआ था लखनऊ में, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे सहजानंद सरस्वती थे। और इसके जो महासचिव थे ये कौन थे? ये थे NG रंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बिहार वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए कि 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। किसान दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा रहेगा? 1 सितंबर 1936 में।
पिछले दिनों में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, तो ये जो टॉपिक है ये आपका हॉट बर्निंग टॉपिक है। इससे रिलेटेड तो ये किसान सभा से आप एक क्वेश्चन जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद क्या हुआ था कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, ये आपको याद रखना है। एंड 1951 में पंचमपल्ली जो है ये इसकी शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने? 1951 में पंचमपल्ली से इसकी शुरुआत करी थी, आंध्र प्रदेश से शुरुआत करी थी। तो ये पंचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, गांव है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें था क्या कि जमींदारों को इन्होंने प्रेरित किया था अपनी भूमि दान करने के लिए। तो इनको जो विनोबा भावे हैं, इनको ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन सब चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी किसान सभा से रिलेटेड, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा ये है मजदूर संघ, लेबर यूनियन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा ये की गई थी? ये की गई थी बीपी वाडिया के द्वारा। गाइस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जब इस रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करें या इस वीडियो को प्ले करें तो आप पेन पेपर लेके बैठे, और जो भी चीज़ें आपको आती हैं तो अच्छी बात है कि आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उसको आप डेली बेसिस पर आप उन सब चीज़ों को नोट करें और रिवाइज कर लें। क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मेरे हर एक वीडियो से आपको 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस, आपको मिनिमम 1 से 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो ये भारत का प्रथम मजदूर संघ था। फर्स्ट लेबर यूनियन जो था ये इंडिया का था, कौन सा? मद्रास मजदूर संघ। ये अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लेबर यूनियन जो है इंडिया का वो कौन था, तो ये था मद्रास मजदूर संघ, जो कि बीपी वाडिया ने इसको लीड किया था। अब 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, राइट। और इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? ये दिया था गांधी ने, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी, जो कि है AITUC। अब 1919 में आप देख लीजिए, 1920 से पहले 1990 में हम देख लेते हैं, 19 में देख लेते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना करी गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में की गई थी। फिर 1920 में AITUC की स्थापना करी गई थी, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक जो थे ये आपके थे कौन? NM जो जोशी थे, NM जोशी, ये इसके संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है ये थे लाला लाजपत राय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि महामंत्री कौन थे, तो ये कौन थे? ये दीवान चमन लाल थे इसके महामंत्री। एंड अध्यक्ष तो आपके हो गए लाला लाजपत राय। एंड आपसे अगर पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। तो ये 1919 में जो भी चीज़ें हुई या 1920 में जो भी चीज़ें हुई ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि 1947 में, 1920 के बाद हम देखेंगे 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई, दैट इज INTUC की स्थापना की गई थी, राइट। और ये किसके द्वारा की गई? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे ये आपके थे वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष, राइट। एंड इसके बाद ही आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये आप याद रख लेंगे।
अब इससे रिलेटेड 1947 तक तो जो भी स्थापना की गई कहाँ कहाँ वो हमने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आप याद रखेंगे। 1929 में AITUC का प्रथम विभाजन हुआ था, और ये किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कारखाना अधिनियम जो है ये कभी आया था, तो फर्स्ट कारखाना अधिनियम आया था 1881 में, जिसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम एज के जो लोग होंगे, ये बच्चे होंगे, ये काम नहीं कर सकते हैं, और 12 वर्ष 12 इयर्स के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, इनकी जो सीमा है, कार्य करने की जो सीमा है, ये निर्धारित की जाएगी, राइट, ये निर्धारित की जाएगी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि दूसरा कारखाना, सेकंड जो कारखाना अधिनियम था, ये कभी लाया गया था। तो ये जो सेकंड कारखाना अधिनियम है, ये लाया गया था 1891 में। फर्स्ट लाया गया था 1881 में एंड सेकंड लाया गया था 1891 में। इसमें क्या आया था? इसमें पहले में क्या था, 7 वर्ष से कम बच्चे उसमें वर्क नहीं कर सकते। इसमें है कि 9 वर्ष से कम के बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते थे, एंड 14 वर्ष के बच्चे जो काम करेंगे तो उनका टाइम टेबल क्या होगा, ये समय निर्धारित समय सीमा इनको तय करना था। फिर जो थर्ड कारखाना अधिनियम है, ये कभी लाया गया था? ये लाया गया था 1911 में। 1911 में लाया गया था, एंड जो टाइम टू टाइम आप देख रहे होंगे कि कुछ चेंजेस लाए गए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड फोर्थ जो है ये आपका 1922 में लाया गया था। तो ये था हमारा लेबर यूनियन से रिलेटेड, एंड जो आपका किसान सभा है इससे रिलेटेड हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखी। सो सेकेंड टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर हम एज यू नो कि हम हर दिन हर एक वीडियो में हमारे INC सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे आप 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस BPSC में देखते हो। तो आज हम इससे पहले 1885 एंड जो हरिपुरा सेशन जो था एंड त्रिपुरी सेशन जो था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं कि 1886 में कांग्रेस का जो सेशन था ये किसने लीड किया था, एंड 1887 में जो कांग्रेस का सेशन था INC सेशन, ये किसने लीड किया था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1886 में किसने लीड किया था। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, एंड 436 डेलीगेट्स जो है ना, ये इसमें पार्टिसिपेट किया था इन लोगों ने। एंड कहाँ पे ये सेशन हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था कैलकाटा में, राइट। उसके बाद दादा भाई नौरोजी की बात कर लीजिए, तो इन्होंने 1886, 1893 एंड 1906 का इम्पोर्टेंट सेशन जो है ये इन्होंने लीड किया था। अब 1887 की बात हम कर लेते हैं। तो 1887 का जो सेशन है INC का, ये किसने लीड किया था? तो ये लीड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। अब ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम किसी मुस्लिम मेंबर ने कांग्रेस सेशन को लीड किया था सॉरी। तो इसलिए ये 1887 का सेशन जो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये फर्स्ट मुस्लिम मेंबर थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 607 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, पहली बात। दूसरी बात, ये हुआ कहाँ था सेशन? तो ये हुआ था मद्रास में। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट सेशन जो हमने आज यहाँ पर देखा। तो इसके बाद हम जो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डिफिशियंसी डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले हमने विटामिन A एंड विटामिन B1 का देख चुका है, एंड आज हम देखने वाले हैं विटामिन B2। तो ये विटामिन B2 जो है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ये आप जानते हैं राइबोफ्लाविन के नाम से, एंड इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये होते हैं क्रैकिंग
क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड रेडिश आइज जो है इसकी वजह से होता है, एंड क्रैकिंग ऑफ टंग। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि विटामिन B2 की कमी से होते हैं। एंड इसके कौन कौन से स्रोत है जिससे विटामिन B2 के डिफिशियंसी को आप पूरा कर सकते हैं, तो ये है मीट, ग्रीन वेज एंड मिल्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। सो विटामिन B2 के बाद आज हम देखने वाले हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नियासिन के नाम से, राइट। नियासिन के नाम से जाना जाता है। एंड किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है निकोटिनामाइड के नाम से। अब हम ये देखने वाले हैं कि विटामिन 3 की डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो ये होते हैं वाइटनिंग ऑफ हेयर, मतलब जो बाल उजले हो जाते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये इसकी विटामिन B3 की कमी से ही होता है गाइस। एंड मेंटली रिटायर्डनेस, ये जो होता है जब मेंटली इल आप उसको कह सकते हैं, बहुत जल्दी जो मेंटल स्टेटस होती है वो वीक हो जाती है। तो ये जो दो बीमारी है ये काफ़ी आपको देखने को मिलता है जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है। एंड विटामिन B3 की डिफिशियंसी को कवर करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये सोर्सेज हैं मीट, मिल्क, नट, टोमेटो एंड शुगर केन, राइट। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं ये विटामिन B3 के सोर्सेज हैं। अब हम देखने वाले हैं कि डायरिया किसकी वजह से होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो डायरिया जो अफेक्टेड ऑर्गन है ये सबसे पहले देख लीजिए कि ये कौन सा है, तो ये है आपका इंटेस्टाइन, राइट। उसके बाद जो पैरासाइट है जो इस डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कौन सा है, तो ये है इंटामोएबिया हिस्टोलाइटिका, ये आप याद रखेंगे इसका नाम। एंड जो पैरासाइट जो है ये इंटामोएबिया है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कैरियर कौन है, जो कैरी कौन करता है ये डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा कैरियर है, तो ये कौन सा है, ये है हिस्टोलाइटिका। ये दोनों इंटामोएबिया, हिस्टोलाइटिका भी अगर आप याद करना चाहें तो एक साथ याद कर सकते हैं। और जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम क्या है, तो सिम्टम जो है इसका ये है आपका म्यूकस एंड डायरिया विथ ब्लड, डायरिया विथ ब्लड। तो ये जो सिम्टम है ये आप याद रखेंगे डायरिया से रिलेटेड, क्योंकि डायरिया से क्वेश्चन जो डिजीज होते हैं कुछ ना कुछ, इससे पहले भी हमने 3-4 डिजीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे एड्स, मलेरिया, ये सब किससे होता है, कौन से कैरियर हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। हम एक दिन में बैठते हैं याद करने के लिए तो हो सकता है कि हमें चीज़ें याद ना हो, लेकिन हर एक वीडियो में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि वैसे कोर टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, अगर हम हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपको पढ़ना है गाइस वो तो आप पढ़ ही रहे हो। हम आपको एट प्रेजेंट पूरी की पूरी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करवा सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है वो आपको इस A9 एजुकेशन चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो या फिर इसमें किसी भी चीज़ की कमी नज़र आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो ये हमने विटामिन से रिलेटेड एंड कुछ डिजीज़ हमने देख लिए, किससे, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं जो आपका टॉपिक मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री का लूँगी। मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को मैं लेकर आ रही हूँ आपके पास। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर हेयर इज पॉलिटी, एंड पॉलिटी में वी आर गोइंग टू डिस्कस some important constitutional amendments, articles and some things we will discuss today। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आज हम कुछ अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं, आर्टिकल्स देखने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। और ये 3 टॉपिक हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हूबहू आपको देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1956 में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1962 में हुआ था। एंड इसके बाद
जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1962 में ही हुआ था, ये तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, किस चीज़ से रिलेटेड ये अमेंडमेंट है आपका। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। गाइस, इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम लेकर चल रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 1956 में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, तो ये क्या था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, ये पॉसिबल हो पाया था। और स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से कैटेगरी में गाइस? ये पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में डिवाइड किया गया था। अब ये पार्ट सी जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी वाला जो स्टेट था, ये क्या था, ये रीडिजाइंड एज यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के तौर पे इसको रीडिजाइन किया गया था। उसके बाद क्या था कि सेकंड जो आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये क्या है कि राज्यसभा और यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स जो हैं वो रीअलोकेट कर दिए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के थ्रू क्या किया गया था, the seats in Rajya Sabha and the Union and State Legislature were reallocated, right? फिर थर्ड हम देख लेते हैं क्या हुआ था कि जो कुछ इफेक्टिव चेंजेस लाए गए थे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए थे जो कि 1962 में हुआ था। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि 1962 में ये भी हुआ था, और ये 13 एंड 14 दोनों का 1962 में ही हम लेकर चल रहे हैं। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1926 जो था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था, ये हम देखने वाले हैं। तो ये था इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371A। ये आपको याद रखना है कि 371A को इंसर्ट किया गया था। किस लिए इंसर्ट किया गया था, तो टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे, उससे रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये था 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। अब आ जाते हैं हम 14th जो अमेंडमेंट था हमारा जो कि 1962 में हुआ था। इसमें क्या था, तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, यमन, तो ये जो 4 के 4 आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, द फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरीज वेयर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यमन है, ये इनको क्या किया गया था, इनको स्पेसिफाइड किया गया था एज अ यूनियन टेरिटोरी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और पौंडीचेरी जो उस वक्त कहा जाता था, इसको अब क्या कहा जाता है, पुडुचेरी। ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और चेंजेस भी इसमें लाए गए थे। इसमें क्या चेंजेस लाए गए थे, यूटीज जो हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरी एंड गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, तो ये सारे के सारे जो है ना, तो इनको लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये भी जो प्रोविजंस थे ये इसमें लाए गए थे। तो ये जो 13th एंड 14th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1962 में हुआ था, ये हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा है। नेक्स्ट हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं, हमने ऑलरेडी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हो सकते हैं वो हमने देख लिया है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हो सकते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 162 तक, ये आपका आता है गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है, राइट। तो आर्टिकल 152 जो है, अब प्रेसिडेंट 52 आता है तो गवर्नर के लिए आप आगे हर एक आर्टिकल में आप 1 लगाते चले जाएंगे। ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक याद करने का। तो आर्टिकल 152 क्या है, तो इसमें इसमें डेफिनेशन है कि गवर्नर का पोस्ट होगा
एंड डेफिनेशन है गवर्नर का। एंड आर्टिकल जो 153 है, तो इसमें क्या है कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स ये होगा आर्टिकल 153। आर्टिकल 154 क्या है, तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट है आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 155 देख लेते हैं क्या है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर है आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 156 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर कितने टर्म का होगा, ये होगा आपका आर्टिकल 156 में, राइट। आर्टिकल 157 क्या होगा, ये क्वालिफिकेशन जो है गवर्नर से रिलेटेड, ये आर्टिकल 157 में है। एंड आर्टिकल 158 जो है ये क्या है, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस आर्टिकल 158 में आता है। फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल 159 में क्या आता है, ओथ एंड अफर्मेशन जो है ये ऑफ गवर्नर, ये आता है आर्टिकल 159 में। आर्टिकल 160 जो है ये है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर, जो फंक्शंस ऑफ गवर्नर है उसके डिस्चार्जमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं ये आती हैं आर्टिकल 160 में। आर्टिकल 161 जो है ये है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड परमिशन, तो ये किस में आता है आपका आर्टिकल 161 में आता है। एंड आर्टिकल 162 इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, तो ये आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 162 तक हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 162 तक आती हैं। सो नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ये देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से क्या क्या लिए गए हैं। ऑलरेडी हम 3-4 सोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो ये लिया गया है DPSP, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा क्या लिया गया है, उसके अलावा लिया गया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राइट। एंड जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये लिया गया है आपको इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक हमने अभी तक 4 कवर कर लिए हैं। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें थी जो आज हमने कवर करी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखते हैं। जैसे ज्योग्राफी जो है ना गाइज, ये मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने सन कंप्लीट कर लिया है, हमने जो सोलर सिस्टम है ये कंप्लीट कर लिया है। एंड जो आई थिंक 1-2 और टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम में। सो देखते हैं आज हम ज्योग्राफी में क्या कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज हम देखने वाले हैं इनर प्लैनेट से रिलेटेड एंड आउटर प्लैनेट से रिलेटेड। इनर प्लैनेट से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो इनर प्लैनेट्स है ना, इसके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में इसके सैटेलाइट्स होते हैं। बहुत ही कम सैटेलाइट्स जो हैं ये इनर प्लैनेट के होते हैं। दूसरा हमें देखना है कि इनर प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। तो ये आपके आते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। एंड जो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स जो हैं ये कौन से हैं, ये है इनर प्लैनेट। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इसी को कहा जाता है, इनर प्लैनेट को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, या फिर रॉकी प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर नहीं भूलना है, राइट। सो उसके बाद आप यहाँ पर यह देखिए कि इनर प्लैनेट जो है ये सन से बहुत नज़दीक होते हैं, नियर टू सन होते हैं। एंड जो उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है हम जो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये है कि इनर प्लैनेट्स जो होते हैं ना, एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स, जो काफ़ी मात्रा में मेटेलिक मिनरल्स से ये बने होते हैं इनर प्लैनेट्स, राइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इनर प्लैनेट्स हैं ये फास्टर मूविंग होती है, इनकी मूव्स फास्टर मूव करते हैं। और उसके बाद जो इनका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है ये काफ़ी शॉर्ट होता है। मूवमेंट जो होती है ये फास्ट होती है, तो रिवॉल्यूशन पीरियड जो है ये क्या होगा, काफ़ी शॉर्ट होगा।
उसके बाद जो है इनर प्लैनेट जो है ये थीन होते हैं एंड रॉकी क्रस्ट होती है। क्रस्ट जो है इनकी क्या होती है, ये रॉकी होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इनर प्लैनेट जो है ये आयरन एंड मैग्नीशियम से भरे पड़े होते हैं। और उसके बाद जो इनर प्लैनेट है इनका जो कोर होता है ये मोल्टेन मेटल से बना होता है, कोर ऑफ मोल्टेन मेटल्स। इनर प्लैनेट आर द कोर ऑफ मोल्टेन मेटल्स, ये भी आपको याद रखना है। सो इनर प्लैनेट से रिलेटेड हमने यहाँ पर चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं आउटर प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ें। आउटर प्लैनेट में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं ये आप यहाँ पर याद कर सकते हैं आउटर प्लैनेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये सन से दूर होते हैं, फार फ्रॉम सन होते हैं। इनर प्लैनेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। एंड कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं ये इनर प्लैनेट हैं, तो गाइज ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये कौन से हैं, ये इन आउटर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, ये हॉट गैसेस से बने होते हैं। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि ये हॉट गैसेस से बने होते हैं। स्पेशली ये हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने होते हैं जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद इनकी मूवमेंट जो होती है ये क्या होती है, ये होती है स्लो एंड लॉन्गर पीरियड रिवॉल्यूशन का होता है इनका, ये आपको याद रखना है। स्लो मूवमेंट है तो लॉन्गर पीरियड रिवॉल्यूशन होगा। और जो सारे के सारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं ना ये गैसियस बॉडी होते हैं, मेड अप ऑफ गैस से बने होते हैं, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। दूसरा कि इसमें जो आउटर प्लैनेट्स हैं दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट, लाइक मून। जो सैटेलाइट्स हैं जो हमने देखा इनर प्लैनेट में नहीं होते हैं या काफ़ी कम होते हैं, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम। रिंग सिस्टम जो है ना ये आउटर प्लैनेट्स के अराउंड होता है। ये आपको यहाँ पर इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो ज्योग्राफी में हम टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं। आज हमने इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो है जो आपका आने वाला वीडियो है उसमें हम अर्थ से जो भी प्लैनेट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हम उसमें कवर करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले 3 वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर्स नहीं करवाया है, लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये करंट, इनफैक्ट क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो हैं जो न्यूज़ में हैं और जो भी इवेंट्स हुए हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम अब करंट अफेयर्स में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि प्रेसिडेंट कौन है ये आप सबको पता है, लेकिन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये, तो ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लो तो 13th नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जो कि कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू, राइट। अब यहाँ पे जुडिशियल हेड के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी ये आपसे पूछा जाता है और कौन से नंबर के हैं, तो ये 48 नंबर के हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं आपके NB रमना, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आपके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये कौन है, तो ये हैं आपके KK वेणुगोपाल। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये कौन है, तुषार मेहता। ये सारे जो पर्सनालिटी है यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, आप इसको याद रख लीजिए। फिर राज्यसभा के स्पीकर कौन है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा ये कौन है, तो ये है श्री एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा जो है ये कौन है, तो ये है प्रमोद चौधरी मोदी, प्रमोद चौधरी मोदी।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। फिर यहाँ पर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देख लेते हैं, ये कौन है। तो ये है हमारे सुशील चंद्रा, जो कि 24 नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पर। और कंप्ट्रोलर CAG के बारे में हम देख लेते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया जो है ये कौन है आपके, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14 नंबर के आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, यहाँ से आप 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।